हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन में, जिसमें हम अपनी इस वीडियो के अंदर अप्रैल 2025 के तीसरे सप्ताह में जो भी पूरा का पूरा काम हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आई, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जितने भी अभी तक हमारे वीकली डिस्कशन वीडियोस रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से एक बार उसको ट्राई करिएगा। और उसके बाद मेरा ऐप का भी लिंक है। मेरे ऐप पर जाकर आपको जितने भी वीकली या फिर डेली करंट अफेयर के क्लासेस होते हैं और उनके पीडीएफ होते हैं, उनकी क्विज होते हैं, वो मिल जाएंगे। तो एक बार मेरे ऐप पर जरूर जाकर ट्राई कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये मेरा वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, EDU24। इसको डाउनलोड करके इस पर आप लोग ट्राई करेंगे। इसमें कई सारी चीजें हैं, आपके पिछले सालों के दसियों हजार जी के जीएस के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस। आपको ये 4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज, जिसमें आपकी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके को मैं पूरा का पूरा अपडेट करके वीडियो फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के इंपॉर्टेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी आपको नजर आएंगे। ये वो मेरा कोर्स है कंप्लीट करंट अफेयर का, जिसमें आपको ये सारे जो वीडियोस हम इस यूट्यूब पर डिस्कस करते हैं, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं, इनके क्विजेस भी अवेलेबल हैं। एक बार ट्राई करिएगा। चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने इस क्लास का पहला सवाल। सवाल पूछ रहे हैं कि पहली या फिर पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र कहां लॉन्च किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट एवर हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च्ड? तो देखो, इस एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेट सेंटर को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई, जो रिसर्च और स्टडी होती है यूनिक हाई ऑल्टीट्यूड वेदर कंडीशंस की, उसको क्या किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर में इसको लॉन्च किया गया है और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा। अब यहीं पर हो सकता है आप लोगों से एक सवाल ये पूछ लें कि बताइए कि हाल ही में लॉन्च किया गया हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है? तो यहां पर आपको MOES का नाम याद रखना है, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। तो इसके अंतर्गत इसको लॉन्च करा गया है। याद रखिएगा, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में ये आपका लोकेटेड है। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मैटी द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? आप लोग एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी आपके वनडे गवर्नमेंट एग्जाम की अगर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे, तो जो हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा लिए जाते हैं ना, वो आप लोग उसे सवाल के रूप में ये रेगुलरली पूछ रहे हैं। तो ये है कि भाई, नाम बताना है रिसेंटली लॉन्च स्कीम का, किसने ये लॉन्च करी है? जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम मैटी कहते हैं, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। अब ये जो स्कीम है, इसके अंदर कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो इंपॉर्टेंट ग्रिड्स हैं, उनको ये क्या कर रहा है? उनको ये प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे कंपोनेंट को ये आपका सपोर्ट कर रहा है। कैसे कंपोनेंट को ये सपोर्ट कर रहा है? जैसे कि रजिस्टर्स की जरूरत होती है, उसको ये सपोर्ट कर रहा है, या फिर सेंसर्स की जरूरत होती है, उसको ये सपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक स्कीम को लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखेंगे इसको। अगला सवाल। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि भारत के महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? दी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फंक्शन करता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? अभी चर्चा में क्यों है? तो ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम RGI भी कहते हैं, इन्होंने ना भारत की सरकार को वार्निंग दी। और जो भारत के अंदर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनको उन्होंने वार्निंग दी। इन्होंने कहा कि भाई, जो हमारे देश के अंदर बर्थ होती है या फिर जो डेथ होती है, उनकी आप रिपोर्टिंग समय से नहीं कर रहे हैं,
जिसकी जरूरत होती है लीगल, कई सारे जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर इनकी लीगली जरूरत होती है, तो इन सभी चीजों को आप टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए चर्चा में था। तो ये भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, इसको अगर कल को ये पूछे कि कब क्रिएट करा गया था, तो भारत सरकार के द्वारा 1949 के अंदर इसको क्रिएट किया गया था। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ये आपका एक इंपॉर्टेंट पद होता है। तो एक एक्ट आया था हमारे देश के अंदर जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन बर्थ एंड डेथ्स 1969 में। इसके बाद जितने भी हमारे देश के अंदर बर्थ और डेथ होती है उसका सिविल रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उसके अंतर्गत इनको अपॉइंट किया जाता है। तो एक परमानेंट बॉडी है, किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देखेंगे, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? भाई इंपॉर्टेंट है, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में पहले भी पूछा जाता है। तो पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इसको 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो होम्योपैथी के फाउंडर है वो कौन है? तो उसमें आपको याद रखना है क्रिश्चियन फ्रेडरिक। इनके हैप्पी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या है भाई, क्यों इसको ऑनर करते हैं? तो जो होम्योपैथी का योगदान रहा है, मेडिसिन का योगदान रहा है, तो इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए पूरे देश के अंदर इसको लाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अग्रणी ग्राम पंचायतें हैं? हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार की इंडेक्स आती हैं भाई। तो ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? जो मिनिस्ट्री ऑन पंचायती राज है ना, उसके द्वारा इस इंडेक्स को लॉन्च किया जाता है, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर जो लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है उनको कुछ थीम दिए जाते हैं। जैसे कैसे थीम्स? कि भाई आपकी जो पंचायत है वो पॉवर्टी फ्री है या नहीं है, वहां पर हेल्दी सिचुएशन है या नहीं है, वहां पर चाइल्ड फ्रेंडली वो पंचायत है या नहीं है, वहां पर वाटर सफिशिएंसी है या नहीं है। तो ऐसे 9 थीमों पर ये इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस साल की इंडेक्स को जारी करे जाने के बाद गुजरात राज्य इसमें क्या रहा भाई? टॉप पर रहा। ठीक है, तो गुजरात इसमें पहले पर आ जाएगा, तेलंगाना इसमें सेकंड नंबर पर रहा है। तो ऐसे इंडेक्स आपसे पूछ ली जाती हैं, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पूछ रहे हैं वर्ल्ड या फिर ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 बताइए कि इन 4 विकल्प में से कहां पर आयोजित करी गई? इसका ये 9th एडिशन था भाई, 9वां संस्करण था, और इसको नई दिल्ली के अंदर आयोजित कराया गया था। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी अंतरराष्ट्रीय समिट जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10 अप्रैल को जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर एस जय शंकर, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो 3 दिन का ये इवेंट था जिसके अंदर जो ग्लोबल लीडर्स होते हैं, सरकारों के, इंडस्ट्री के या फिर सिविल सोसाइटी के, वो साथ में आते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स को चेंज कर रही है। तो इस पर यह आधारित था, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन कराया गया था। अगला सवाल है, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2025 में शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? What is the name of the mission launched by the government in 2025 to enhance self-reliance in the critical minerals sector? भाई देखो, भारतीय सरकार अगर कोई नया मिशन लॉन्च कर रही है, वो किसी भी क्षेत्र से हो, उसका कोई भी उद्देश्य हो, हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो न्यूज जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये जो मिशन को ये लॉन्च कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? कि इंडिया की जो क्लीन एनर्जी गोल्स है उसको इंश्योर करे, जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है उनको प्रोवाइड करके हमारे जो क्लीन एनर्जी गोल्स है उनको पूरा करा जा सके। जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए प्रोवाइड कराया जा सके, तो उस पर ये संबंधित है।
नाम है इसका नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो याद रखेंगे यार इसको। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहा है कि मेडागास्कर में हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस प्रजाति को हंटा वायरस के एकमात्र वाहक के रूप में पहचाना गया है? भाई जो मेडिसिन या फिर मेडिकल साइंस के क्षेत्र से आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल है। एक हाल ही में मेडागास्कर के अंदर स्टडी हुई, कौन सा वो आपका जीव है जिसको आइडेंटिफाई किया है कि भाई ये ना एक्सक्लूसिव कैरी करता है किसको, हंटा वायरस को। ये है ब्लैक रैट। ठीक है, तो ये जो चूहे होते हैं ये एशिया से आते हैं और इनको मेडागास्कर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था लगभग 10th और 14th सेंचुरी के अंदर, जिसके बाद ये तेजी से फैलते हैं। तो रिसर्चर्स ने कई सारे ऐसे एनिमल्स को यहाँ पर टेस्ट किया, लेकिन कोई भी वहां पर रोडेंट नजर नहीं आया। फिर उसके बाद इनका जो ओरिजिन है रैट्स का, वो पता चलता है कि भैया ये इनसे निकलता है। अभी हंटा वायरस का यहाँ पर जिक्र हुआ है, क्या है ये? एक रेयर लेकिन बहुत ही ज्यादा डेडली वायरस है, जो कि ऐसे रैट्स वगैरह के जरिए क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राफेल एम मरीन फाइटर जेट किस देश से खरीदे गए हैं? राफेल एम मरीन फाइटर जेट्स हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो हमारी जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी पर, जिसको सीसीएसबी कहते हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक डील करी कि भाई हम 26, ये नंबर याद रखिएगा 26 का, ये नंबर पूछ लेते हैं। 26 राफेल एम फाइटर जेट्स को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, इनको परचेस करेंगे। किससे? फ्रांस से। इसको जो ये सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी, इसको हेड करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि हमसे पूछ ली जा सकती है। इससे पहले इन्होंने 126 के करीब जेट भी मंगाए थे, तो याद रखेंगे इसको, फ्रांस से मंगाए जा रहे हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 की होस्टिंग करने वाले स्टेट का नाम पूछ रहे हैं। तो वो चलो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक 4 दिन का ये फेस्टिवल है जो कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को मनाएगा। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को? बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी को लेकर मनाया जाएगा। कब मनाया गया इसको? अप्रैल 8 को मनाया गया और इसको आयोजित कराया गया मिजोरम में। इस फेस्टिवल का उद्देश्य यही है कि भाई जो हमारे ट्राइबल हीरोज रहे हैं, जिन्होंने देशभक्ति को इंस्पायर किया है यूथ के लिए, उनको सेलिब्रेट किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? Which city is the host of Stree Summit 2025 on women's safety and empowerment? तो भाई जहां पर इसका आयोजन कराया गया, उनकी एक सिटी सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको हम जानते हैं हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल। इन्होंने इसके इस सेकंड एडिशन को होस्ट किया है, जहां पर वो सेफ्टी ट्रेनिंग रिस्पेक्ट, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है सेफ्टी ट्रेनिंग रिस्पेक्ट एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी नाम की इस स्त्री समिट को आयोजित कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि भाई जो महिलाओं के सेफ्टी चैलेंजेस को वो फेस करती हैं, उसको कहीं ना कहीं टैकल करने के कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन करा जा सके। महिलाओं को इक्वालिटी और एम्पावर करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रमोशंस होने चाहिए उन पर ध्यान दिया जा सके। तो ये हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन कराया गया। ठीक है, अगला सवाल है लिजियोनर्स रोग जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस एजेंट के कारण होता है? ऐसे सवाल भी बनते हैं आपके। ये नाम याद रखिएगा इस डिजीज का जिसका नाम है लिजियोनर्स रोग। बताइए कि किस एजेंट के द्वारा ये फैलता है? तो भाई कुछ हेल्थ अथॉरिटीज कहां पर, न्यू साउथ वेल्स की कुछ अथॉरिटीज ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पब्लिक अलर्ट इश्यू किया इस डिजीज को लेकर, क्योंकि सिडनी के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग इंपॉर्टेंट जगहों पर इसके फैलने की खबरें सुनने के लिए मिली। तो जितने भी एसी सिस्टम होते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, वहां से ये और ज्यादा तेज
काफी फैलता है, तो ये बैक्टीरिया से फैलता है भाई, इसको याद रखिएगा। जब कभी भी इस प्रकार का कोई डिजीज इंटरनेशनल लेवल पर आपको सुनने मिले तो याद जरूर रखना है कि किसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, नोक्टिलुका सिकंट लिनस मुख्य रूप से केरल के बैक वाटर में हाल ही में देखी गई किस प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार है? क्या नाम है भाई इसका? इसका नाम है नोक्टिलुका स्किंटिलनस। एक प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है कौन से नेचुरल फिनोमेना के लिए जिसको अभी केरला के बैक वाटर्स के अंदर ऑब्जर्व किया गया? तो भाई ये एक बायोल्यूमिनिसेंट ब्लू वेव्स है, जो कि बहुत ही प्यारी ब्लू कलर की वेव्स के रूप में नजर आती हैं, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचे। इन्होंने कहा कि भाई ये एक तरीके से ना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जब टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा पहुंचने पहुंचने लगे। ठीक है, लेकिन एक अच्छा है, व्यू अच्छा मिलता है, एक नेचुरल लाइट जैसे बैक्टीरिया और फंगाई एल्गे होते हैं ना वो प्रोड्यूस करता है, बहुत ही शानदार होता है। तो ये आपको याद रखना है, एक बायोल्यूमिनेंस है, ब्लू वेव्स के रूप में नजर आती हैं, तो उसके लिए फेमस है। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व पार्किंसंस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पार्किंसंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एनुअली? चलो ये तो हम जान लेंगे कि कब दिन मनाया जाता है। तो एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज, उसकी जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए इसको हर साल 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप लोग पूछेंगे, इससे रिलेटेड एक सवाल भी पूछा जा चुका है कि ये जो पार्किंसन डिजीज है ये किस प्रकार का डिजीज है? ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि टाइम के साथ साथ ना और ज्यादा, मतलब आप किसी को भी प्रभावित करता है, उसकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के जो चीजें होती हैं वो बेकार होती चली जाती हैं, बॉडी मूव नहीं कर पाती है। तो इसको 1997 में स्थापित किया गया था भाई इस इंपॉर्टेंट डे को। तो याद रखिएगा 11 अप्रैल को इसको मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? नाम क्या है? BM-4 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो जरूरी नहीं है इसको इस तरीके से ये पूछेंगे, हो सकता है कल को ये पूछेंगे कि भाई भारत ने रिसेंटली अपनी इस BM-404 मिसाइल को विज्ञान भवन के अंदर इसको शोकेस किया, एग्जिबिट किया, हैदराबाद के अंदर इसकी प्रदर्शनी की। पूछेंगे क्या है ये, तो हो सकता है उसमें ऑप्शन में दिया जाए कि ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डेवलप करा गया है भाई DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम है इसका BM-04, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। इस राज्य ने रेंडिया रेशम को एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया? कौन से स्टेट का ये एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है? रिंडिया सिल्क। तो ऐसे जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स देता है हमारे भारत का सरकार, वो हमसे पूछ लिए जाता है। तो मेघालय से आता है जी ये। ठीक है, नाम भी याद रखिएगा इसका, हो सकता है कल को ये पूछ ले कि मेघालय के किस प्रोडक्ट को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो ये मेघालय से है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अगला है, माउंट स्पर जो हाल ही में खबरों में रहा वो कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? कौन सा है नाम इसका? माउंट स्पर। तो अभी हुआ क्या, कई सारे ना छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आए जिसकी वजह से ये जो माउंट्स पर है ना वो शेक होने लगा, और ये ना एक बहुत बड़ा वोल्केनिक रीजन है। तो जब कभी भी ऐसे किसी वोल्केनिक रीजन में भूकंप आते हैं ना तो खतरे बहुत ज्यादा, कंसर्न उठने लगता है खतरे के। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का के अंदर पड़ता है भाई, ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउंट्स पर। अब जरूरी नहीं है इसको ये ऐसे ही पूछेंगे, हो सकता है पूछ लेंगे दिए गए चार विकल्प में से बताइए कि कौन सा एक चोटी है, वॉल्केनिक चोटी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, तो वहां पर आपको ये माउंट्स पर का नाम दे दिया जाएगा। तो पूछने के कई तरीके हो सकते हैं।
अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नामक एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? भाई इंपॉर्टेंट है, एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उन्होंने नेम किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य के नाम से, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर डिक्लेयर किया गया भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। तो अभी आपको पता है कि अप्रैल 14 को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया, जिसको लेकर इसका नाम यहां पर रखा गया। ठीक है, तो हो सकता है कल कोई, पता है जरूरी नहीं है ऐसे ही, हो सकता है कल कोई पूछ ले कि बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य जो लोकेटेड है वो कहां पर लोकेटेड है, तो वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स को पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, चर्चा में क्यों है? फरवरी 2025 का इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा आया, उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा है वो ग्रो करा है, कितने से? 2.9% से ग्रो करा है फरवरी 2025 में, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है। पहले एक्सपेक्टेशन इन्होंने लगाई थी कि 4% तक ग्रो करेगा, लेकिन वो 2.9% तक ही ग्रो किया। इसलिए हमसे ये ऐसे इंडेक्स के नाम के कौन जारी करता है, तो इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जारी करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल है, किस संगठन ने गौरव नामक लॉन्ग रेंज गाइडेड बम लॉन्च किया है? क्या नाम है भाई इसका? गौरव। क्या है ये? एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। अब इस सवाल को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। ये पूछ लेंगे कि हाल ही में डीआरडीओ ने ना एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम को विकसित किया, इसका नाम क्या है? तो उसका नाम गौरव आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1000 kg क्लास का ये बॉम्ब है, जिसको इन्होंने इंडिजिनसली हैदराबाद के अंदर डेवलप करा, तो इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है, किस संस्थान ने बैट इकोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली को शुरू किया है? नाम क्या है? बैट इकोमोन। इंपॉर्टेंट है भाई, कभी भी किसी भी प्रकार की अगर कोई भी सिस्टम लॉन्च करी जाती है, जैसे कि ये पहली ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका नाम भी याद रखना है। इसको किसने डेवलप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म अर्बन इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर, उसके अंदर इसको आपका तैयार करा गया था। अगला सवाल है, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट अभ्यास 2025 कहां आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है इसका? AIKEYME, जो कि अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट है। इसकी एक्सरसाइज को पूछा जा रहा है कि कहां पर आयोजित किया गया, तो 13 अप्रैल को इसका आयोजन कराया गया था तंजानिया में। तो ये एक्सरसाइज का नाम आपसे पूछ सकते हैं, है ना? तो ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। भारत अफ्रीका का जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप है, तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? पहले भी डिस्कशन हम कर चुके हैं पक्के टाइगर रिजर्व को लेकर। तो जो कैमरा वगैरह की सेटिंग है ना, उसको लेकर यहाँ पर कई सारी इन्होंने ना जो बड़ी कैट्स होती हैं उनको इन्होंने डिटेक्ट किया, तो इससे पता चला कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है यार, ये याद रखिएगा। अलग अलग जो ऐसे टाइगर रिजर्व या फिर सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, उनमें अगर कोई न्यूज बनती है तो उसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अच्छा यहां से ना आपसे ये एक और सवाल पूछ लेंगे, इस पक्के टाइगर रिजर्व के चारों ओर और भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट रीजन नजर आता है, जैसे कि आपको टेंगा फॉरेस्ट रिजर्व देखने के लिए मिलेगा। तो कल को ये पूछ लेंगे कि बताइए टेंगा फॉरेस्ट रिजर्व कौन से राज्य के अंदर है, या फिर ये पूछ लेंगे कि पक्के टाइगर रिजर्व को सराउंड करता हुआ कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व आपको नजर आता है, तो उसमें आपको ये टेंगा याद रखना है। तो कई सारे सवाल हो सकता है, चर्चा में सुनने मिले, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी मिले रट लेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही
क्यासनूर वन रोग किस तरह की बीमारी है? क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं कि किस प्रकार का डिजीज है जिसको हाल ही में चर्चा में देखा गया। तो भाई ये एक प्रकार से इसको मंकी फीवर भी के नाम से भी जानते हैं, ये भी लिख देता हूं मैं। मंकी फीवर चर्चा में आपने सुना होगा। तो ये कर्नाटक के कई सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी बड़े स्तर पर इसके जो केस हैं वो बढ़ रहे थे। और ये एक वायरल हेमोफोरिक डिजीज है। इसको पहली बार 1957 में इसको रिपोर्ट किया गया था। तो याद रखिएगा, वायरल हेमोफोरिक डिजीज है या फिर रक्तस्रावी रोग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं इसको। किस संगठन ने MK2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रणाली विकसित करी है? इसका इन्होंने शोकेसिंग भी करी थी, वीडियो आपने देखी होगी। MK2 एक लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन है। तो ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ना ऊपर उड़ती हुई किसी भी जो भी चीज है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इंडिया ने इसका सक्सेसफुली अभी टेस्टिंग किया था। तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है। कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी इंपॉर्टेंट पोर्टल को लॉन्च करती है, जैसे इन्होंने लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट को करने के लिए इस भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया भाई तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो इनके जो चीफ मिनिस्टर है कौन है? ए रेवनत रेड्डी। मैं यहां पर लिख देता हूं, ए रेवनत रेड्डी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तेलंगाना के अंदर है और भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन इन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो याद रखेंगे। अगला सवाल है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की लोकेशन पूछ रहे हैं। तो हुआ क्या, हमारे प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन स्टोन रखी इस एक 800 मेगावाट की थर्ड यूनिट को स्थापित किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये हरियाणा के अंदर आता है। तो याद रखेंगे इसको लेकर अगर कल को सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए। अगला सवाल है, किस संगठन ने बिजली उत्पादन की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल स्टेलर मॉडल को लॉन्च किया? स्टेलर मॉडल को लॉन्च करने वाला जो कि एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि क्या करेगा, पावर जनरेशन की प्लानिंग को लेकर लॉन्च करा गया है। तो बता रहे हैं कि कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। तो हमारी एक CEA यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया कि भाई इसके हम जरिए ना जितने भी भारतीय राज्य हैं उनकी जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके अंदर एक ऐसे प्लान को तैयार करा जा सके जो कि रिसोर्सेज में कमी ना छोड़े कोई। ठीक है, तो इसको CEA क्या करता है, लॉन्च करता है स्टेलर मॉडल, जो कि एक नया सॉफ्टवेयर टूल है पावर जनरेशन की प्लानिंग के लिए। अगला सवाल है, यिम खियुंग जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो यार ये जो ट्राइब्स वगैरह की लोकेशन होती है वो हमसे पूछ ली जाती है। तो एक ये ट्राइब से संबंधित ना एक काउंसिल है, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया नागालैंड में। जब कभी भी कोई प्रोटेस्ट करे कोई भी जनजाति, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडो म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू हो गई। अब उसके बाद क्या है ना, जो मूवमेंट होता था, क्योंकि कोई भी देश है, ये मान लो बॉर्डर है, यहाँ पर दूसरा देश है, तो यहाँ पर रहने वाले लोग ऐसे नहीं है कि यार इनके इधर जानकार नहीं रहते होंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ जानकारी होती है। फेंसिंग होने के बाद इनका मूवमेंट प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये नागालैंड की एक जनजाति है, इनकी काउंसिल ने प्रोटेस्ट शुरू किया था। तो इसलिए हो सकता है कल को ये आपसे ये सवाल पूछ लें। ठीक है, अगला सवाल है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है यार। ये इसके अंदर जितने भी हाई जियोपॉलिटिकल रिस्क होते हैं उनको लेकर ना वार्निंग दी जाती है कि भाई इसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल अफेक्ट कितना आएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में ये आपका हाईलाइट करता है, जो साइबर अटैक होते हैं उसके बारे में हाईलाइट करता है। तो इसको IMF जारी करता है भाई, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यार ये था आपका आज का डिस्कशन, जिसमें हमने
अपने अप्रैल मंथ के वीक नंबर 3 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी उनको डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई क्या? अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक आप लोगों को ज़रूर करना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से ज़रूर जुड़िएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का भी लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर मैं आपको कोई भी अपडेट आती है उसको लेकर पोस्ट करता हूँ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट फ्री क्विजेज आपको देने होते हैं वो पोस्ट करता हूँ। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये वीकली डिस्कशन मैं यूट्यूब पर भी करता हूँ, और डेली जो करंट अफेयर है उनको भी मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। और दोनों की दोनों न्यूज में अलग अलग न्यूज भी होती हैं, तो आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।